अगर ताज मोहिद्दीन साहब ने वाहवाला किया तो हुआ क्या? एनसी की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप हमारी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर बशीर अहमद चालकू साहब, एशियन मेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वालिहाना इस्तकबाल। साहब, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर रहे हैं, आप एक अच्छे खासी प्रैक्टिस भी रखते थे, आपका एक नाम है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक हॉस्पिटल को चला सकते थे। अपनी निगरानी में डॉक्टरी और पॉलिटिक्स, वजह? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि डॉक्टरी और पॉलिटिक्स। जब मैंने मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उस वक़्त से ही मेरे जहन में एक ही बात थी कि खिदमती खल्क करनी है, चाहे वो। लेकिन पॉलिटिक्स क्यों? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। और रिटायर होके आया तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का कि यहाँ पे मेरा बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ। और बहुत सारे जो नौजवान जीज़िद शहरी, उड़ी के हमदर्द, सिविल सोसाइटी, वो मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब हमें आपकी ज़रूरत है। आपने यहाँ लोगों की खिदमत की है और ये खिदमत आप जारी रखें एट ए ब्रॉडर प्लेटफॉर्म। ओके। तो मैं अपने उड़ी की गयूर अवाम, यहाँ के नौजवानों की पुरजोर मांग पर मैं पॉलिटिक्स में आया। आपका कोई पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड रहा है क्या? देखिए जी, मुलाजम का तो ऐसे पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। डोमेस्टिक? तो हाँ, हम वोट, ये हमारा जमहूरी हक है, जब इलेक्शन होते थे तो हम वोट डालते थे। किस पार्टी को? किसी को भी, एबीसी पार्टी। यूजुअली यहाँ पे एनसी का चर्चा ज़्यादा था जी। तो फिर आपने एनसी ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, मैंने एनसी, देखिए एक चीज़ बताऊंगा, ये एनसी ज्वाइन और ये एक मेरा अपना डिसीजन नहीं था। अच्छा। ये जब हमने मुख्तलिफ जो हमारे लोग थे, हमारे जो शहरी थे और नौजवान थे, उनसे मशवरा किया गया कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जो तकलीफें लोगों को पहुंची और यहाँ की लीडरशिप ने, उड़ी के अवाम को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जिस तरह इग्नोर किया, यहाँ के मसाइल पे उन्होंने आंखें बंद कर ली। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी आप उड़ी में हैं, यहाँ पे सुबह से पावर नहीं है। ये आप आई विटनेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, उड़ी में 4 पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद, हालांकि एक मोहरा का तो डिफंक्ट है, लेकिन 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 800 के करीब लगभग पावर यहाँ पे जनरेशन, मेगावाट पावर जनरेशन है, लेकिन उड़ी वालों को पावर नहीं। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप इसमें आए पॉलिटिक्स में, उड़ी के लिए हम आपका साथ देंगे तो यहाँ के लिए कुछ हम बेहतर कर पाए। आप देखें कि लोगों को डिवाइड करके आप किसी जगह कामयाब नहीं हो सकते। हमारा सबसे पहला एजेंडा यह है कि गुजर भाई भी हमारे भाई हैं, लोगों को मुत्तहिद करो। पहाड़ी भी भाई हैं, कश्मीरी भी भाई है, सिख कम्युनिटी वाले भी भाई, कम्युनिटी पॉलिटिक्स नहीं करनी। हाँ, यस, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करनी। ओके। लोगों को डिवाइड नहीं करना है, उड़ी को यूनाइट करना है। कौन सा ऐसा मसला जो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम, जिस पे इस वक्त आप फोकस किए हुए हैं और जिस प्रॉब्लम को लेकर आप चल रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के सहारे आप कल को इलेक्शन अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे? देखिए, सबसे जो सीरियस प्रॉब्लम है उड़ी में वो है बेरोजगारी। ठीक। उड़ी एक डेड एंड है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से आगे कोई नहीं है, बॉर्डर है, क्लोज है सब कुछ। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ उड़ी में है। अच्छा। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को मजदूरी भी नहीं मिलती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली जो हमारे लीडर्स रहे हैं, उन्होंने यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई भी संजीदा काम नहीं किया है। आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ नहीं कि आप उनको सिर्फ मुलाजमतें फराहम करें, आप यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करें डिफरेंट सेक्टर्स में। यहाँ पे आपको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है जहाँ पे हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ये एक खूबसूरत एरिया है, बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से यहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत खूबसूरत एरिया है, नामला का आबशार है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, लैंडस्केप्स। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले
मैं पिछले 55 साल की बात करूंगा कि एक भी टूरिज्म का जो यहाँ पे गेस्ट हाउस, कोई हट, कोई पार्क नहीं बन पाई। अब जो दूसरा जो मसला है, आप देखें उड़ी एक बॉर्डर एरिया होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने उड़ी को बहुत सारे रिसोर्सेज से नवाजा है, और यहाँ पे जो हमें सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो है वाटर, पानी, और उस पानी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने जी। इस वक्त 4 प्रोजेक्ट अभी तक बन चुके हैं, जिसमें एक मोहरा का प्रोजेक्ट है वो डिफंक्ट है, नहीं चल रहा है, लेकिन 3 प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। लगभग 825 मेगावाट के करीब पावर जनरेशन होती है। मगर अफसोस कि सबसे ज्यादा कटौतियां जो हैं पावर की महरूम उड़ी है, वो उड़ी की तरफ वो उड़ी में आप खुद देख रहे हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि सुबह से हम बैठे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं। लेकिन इसके खिलाफ तो वावल्ला शायद कुछ अरसा ताज मोहिद्दीन साहब ने भी मचाया था, फिर क्या हुआ? ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एनसी की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप हमारी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ताज मोहिद्दीन साहब ने वावला किया तो वो हुआ क्या? मुझे याद है कि हमारे लोगों ने वहां पे 4 महीने धरना दिया, इस्लामाबाद में हमारे घर के सामने सड़क पे बैठे थे, भूखे प्यासे। फिर एक दिन कोई लीडर आए उनके और कहा जी हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, हम वहां पे डोल लाया, डोल बजाया, कहा आपको नौकरियां भी मिल जाएंगी, आपको फ्री पावर भी मिल जाएगा, आपकी जमीनों के पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक उनमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई। बड़ा अफसोस है मुझे। वजह क्या है उसकी? वो लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। उनसे मैं अवाम से कहूंगा कि वो उनसे पूछे, अवाम पूछे उनको कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। नहीं, वो शायद ताज मोहिद्दीन साहब ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी वो मसला शायद उठाया था। देखिए जी, अब मैं कुछ बातें, हर बात तो मैं कह नहीं सकता। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कहीं पे उठा है तो कोई चीज तो सामने होगी, कोई कागज तो होगा। मेरे सुनने में आया है कि स्टेट गवर्नमेंट और एनएचपीसी के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ जी। उस एमओयू के तहत उड़ी जो लोकल एरिया है उसको 2% पावर फ्री में देना था। जो 12.5% रॉयल्टी जो स्टेट को मिलती है वो तो अपनी जगह है, अपनी जगह है। लेकिन जो 2% लोकल एरियाज को एमओयू में हुआ है, हमने बहुत कोशिश की उस एमओयू को हमें मिले। मैं चाहूंगा कि वो एमओयू स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक करे। देखो, एमओयू को छिपाने की चीज नहीं होती, दिस ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो एमओयू पब्लिक होना चाहिए। आजकल और एक मैं अर्ज करूं कि अगर 2% पावर पे हमें कमिटमेंट थी कि वो फ्री मिलेगा, मिला क्यों नहीं? तो मिला क्यों नहीं? आप अंदाजा करें कि जो गरीब लोग हैं, मैंने था कि शायद सराउंडिंग 5 किलोमीटर जो एरिया उसको फ्री मिलना चाहिए। 2% अब जहां तक हो सकता है वो बुनियाद तक पहुंच जाए, लेकिन इनिशिएटिव तो कहीं पे लेना था, कहां तक पहुंचेगा? अब यहाँ को जो गरीब तबका है, मैंने जो पेरिफेरल एरियाज हैं जैसे चुरुंडा है, बटगरा, गोहालन, ग्वालता, अपर नामला, जो भी एरियाज हैं, मैं वहाँ दुदरन गया, चौटाली, बनाली, लिम्बर, ये एरियाज मैंने सब देखे। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको 2 कमरे हैं और वो 2 बल्ब यूज करते हैं, और उनकी बिल भी आज के दिन 1050। मैं कहने वाला था आपसे, ये जानने वाला था कि बहुत सारे एरिया से शिकायतें आ रही हैं, जहनपुर से लेकर उड़ी तक, कुछ घरों को 700 800, कुछ घरों को 1500 मिल रहा है। ये वजह क्या है? देखिए जी, बल्कि यहाँ तक कि बाज लोग जो हैं, यहाँ कुछ ऑफिसर्स को भी इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई यहाँ पर लेडी ऑफिसर है, कोई AWE साहिबा, कहते हैं कि बहुत ही एरोगेंट है, वो बात नहीं सुन रही है इधर की। किसी ने परसों उसको कहा था कि फलां फलां, उसने कहा अपनी बात करो। आपको उनके साथ क्या है? देखिए जी, मुझे लगता है कि कोई भी ऑफिसर हो उसको एरोगेंस किसी भी बारे में दिखानी नहीं चाहिए। इट इज हिज आवर ड्यूटी टू परफॉर्म एज पर द जो उनके जो प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर अफसोस से कहूँगा कि उड़ी की जो पावर का जो सिनेरियो है ये इंतहाई ख़राब है, गरीब आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए, इन गरीबों को कैसे, जब आप दिल्ली जैसी स्टेट में 300 ये वाट का जो पावर है वो आप फ्री देते हो, 300 यूनिट आपको आप फ्री देते हो, तो जहां पे जनरेट होता है ये पावर,
गरीब एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इसको क्या रिलीफ दे रही है हमारी गवर्नमेंट? इस वक्त यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूं जो यहाँ 50 साल रहे, 25 साल रहे, अपनी कारकर्दगी बताएं। 12 एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया, मैंने AEE मैडम की नोट्स में भी लाया। उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि जो जो AY है या गरीब तबका है, इनको हम वो स्लैश करेंगे और इनके जो पावर टैरिफ है वो बहुत कम होगा, शायद 350। लेकिन अभी तक कोई एक्शन ऐसे ग्राउंड पे नहीं आया है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये ऑर्डर मिला है, हमने फीस बढ़ा दी है। कुछ गरीब लोगों की बिल हैं वो ज्यादा हैं, बल्कि जो कुछ आसूदा हाल हैं उनकी कम आ रही है। वो तो अभी भी है। तो लेकिन एक यूनिफॉर्म, अब तो उन्होंने यूनिफॉर्मली बढ़ा दिया कि 1050 शायद अगर फ्लैट रेट इसमें उसमें अभी भी आ रही है, बाज लोगों को 1500 हो सकता है। वो डिपार्टमेंट के पास ऐसे इश्यूज भी हैं, तो ये रेक्टिफाई होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के हवाले से उड़ी में जीरो काम हुआ है। एक मिनी स्टेडियम 80 की दहाई से पहले यहाँ उड़ी के सेंटर मार्केट में बना। एक तो यहाँ चाहला पे भी मैं अर्ज करूं, मुझे आप कहने दें। चहला या जो यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है, देखो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो आम नौजवान को हर दिन वहां खेलने देंगे? दे विल नॉट अलाउ। वहां पे कॉलेज वाला खेलेगा या कॉलेज का कोई टूर्नामेंट होगा वही खेलेगा, लेकिन आम यूथ जो उड़ी की है, आम लड़का जो है वो कहाँ खेलेगा? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है बेहतर करें हालात, लेकिन आप देखिए पिछले 50 साल जो पॉलिटिशियंस हमें यहाँ पे रहे हैं, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, हमारे वही मसले वही हैं, वही के वही हैं। सड़क, पानी, बिजली, तालीम से हम उन्हीं मसलों पे अटके। एजुकेशन की हमने बात की, यहाँ पे रोड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। रोड हमारे कनेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट हर एरिया में है। मेरी बात सुने, यहाँ एक मसला नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों बुजीथला में एक्सीडेंट हुआ, 10 लोगों की जान चली गई। वो तो उसने पैसेंजर ज्यादा भरे थे, तो whatever it is। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ गरकोट में, कमलकोट में एक्सीडेंट हुआ, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो रोडों की हालत, जो PMGSY में हमने जो कह रहे हैं, बुलंद दावे हो रहे हैं कि हमने जी यहाँ पे रोडों का जाल बिछाया है, उसमें घोटाले हो गए। बेशक रोडों की वो निकली है, उनकी वो अलाइनमेंट कहीं पे निकली है, लेकिन उनको रोड नहीं कह सकते। कहीं न कहीं रोड नाकस होने की वजह भी ये एक्सीडेंट्स जो हैं। वो सही बात है, लेकिन मेरा जो अब फाइनली सवाल आपसे था कि मुकाबला कैसा आप समझते हैं? मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आया कि मैं एक पॉलिटिशियन कहलाऊं और या मुझे MLA सीट मिल जाए। मेरा मकसद उड़ी के नौजवान को ये बात समझाना है, उड़ी के नौजवान को अपने साथ लेके चलना है कि भाइयों, हमें उड़ी के लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा। क्या हमें दूसरों के रहम करम पे रहना है, क्या हमें अपने लीडर्स को मांग के लाना है, या अपने खुश करना है, क्या हमें अपने टांगों पे खड़े होके अपनी उड़ी के लिए कुछ करना है? सही। क्या हमें सड़क, पानी, बिजली से भी ऊपर उठना है? यहाँ पे हमारे लड़के बड़े ज़हीन हैं, लेकिन उड़ी से हम कभी IAS अफसर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अच्छा। हमें IPS मिला, हमारे यहाँ के लोगों को IAS मिला, लेकिन जब उनने KS किया फिर आगे आगे उनको मिला, लेकिन बेसिकली IAS अफसर हमको यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हम IPS ऑफिसर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि उड़ी में एक ऐसी तब्दीली आए जहाँ पे हमारा नौजवान पोटेंशियल को बहुत आगे जाए, डॉक्टर साहब, उनको वो फैसिलिटीज फराहम की जाए। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम्स में भी बात करते रहेंगे। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातों को जो है आवाम तक पहुंचाना है, तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाना है। फाइनली आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उड़ी आपकी है, इस उड़ी को आगे ले जाना आपका काम है। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरा डॉक्टर होना मेरे लिए बेहतर था,
लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं अपने नौजवानों को कुछ दे के जाऊं। हम यहाँ पे इस साल का शिकार हुए, क्या यहाँ का नौजवान, क्या यहाँ का बुजुर्ग, क्या यहाँ का बच्चा। हम इस साली सियासत को आज खैरबाद कहें और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ के उड़ी को तरक्की की राहों पे गामजन करें। यहाँ आप लोगों नौजवानों को जॉब्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जॉब जनरेशन के लिए हमें इकट्ठे मिलके कुछ न कुछ सोचना होगा। शुक्रिया। आपने डॉक्टर बशीर अहमद चालकू साहब को सुना, देखा, उनके ख्यालात आप तक पहुँचे पॉलिटिक्स के हवाले से, क्यों कर पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।